Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेसिस. ठीक है, एसिड और बेस का हमने आज आयनाइजेशन कांस्टेंट डिस्कस करना है. ठीक है, तो हम अपनी जो स्टडी है आज की उसे पैरेलल वे में लेके चलेंगे. जिस तरह से हम एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट देखेंगे बिल्कुल सिमिलर वे में हमें बेस का भी आयनाइजेशन कांस्टेंट स्टडी करेंगे. तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि दोनों स्टडीज़ को एक पैरेलल मेथड में लेकर चलें. ठीक है, तो आइए हम अपना आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिड्स. तो मैं यहाँ पे ना बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा ताकि हम पैरेलल वे में दोनों को स्टडी करते रहें, एसिड्स के लिए भी और बेसिस के लिए. हम पहले एसिड्स के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट कंप्लीट करेंगे, फिर बिल्कुल सिमिलर वे से हम बेस के लिए भी बात करते जाएंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स यानी कि Ka. इस एंड पे मैं Ka को डिस्कस करूँगा जिसे आप आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो आपने बताना है कि ये Ka है क्या. तो मैं इसे कुछ इस तरह लिखूंगा कि Ka आपके पास क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव मेजर किसका, ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. कि किसी भी एसिड की अगर आपने स्ट्रेंथ देखनी है तो आप उसकी Ka की ना वैल्यू देख लीजिए. अब किस तरह पता चलेगा, अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और अगर Ka की वैल्यू कम होगी तो एसिड जो है वो वीक होगा. तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से रिलेशन बना सकता हूँ कि Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके जी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के. यानी कि जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है, अब ये आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, इसका फार्मूला क्या है या इसकी वैल्यू हम कैसे मालूम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हमें पता चलेंगी इसकी डेरिवेशन से. तो नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे Ka की डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि डेरिवेशन ऑफ Ka, कि किस तरह से हम Ka को ड्राइव कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एसिड और हमें पता है कि एसिड जो है वो हमेशा प्रोटॉन देते हैं. तो इसका मतलब एसिड, मोस्टली एसिड ऐसी स्पीशी होगी जो कि प्रोटॉन जो है वो डोनेट करेगी. तो मैं इसे कुछ इस तरह लिख देता हूँ कि H और A, यानी कि H देगा कौन जी, A स्टैंड्स फॉर एसिड. और ये जो मैंने लिख दिया ये मोनोप्रोटिक एसिड के लिए लिखा, यानी कि ऐसा एसिड जो एक प्रोटॉन देगा. अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आ जाती है, अक्सर बच्चे कहते हैं सर बात आप प्रोटॉन की कर रहे हैं, लिख आप H रहे हैं, तो ये क्या बात है. ठीक है, मैं ज़रा इस बात पे भी आऊँगा. इस इक्वेशन को पहले ज़रा मैं कंप्लीट करूँ. अब आपके पास ये जो एसिड है, लेट्स सपोज ये वाटर में आप इसकी आयनाइजेशन करवा रहे हैं. ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो मोनोप्रोटिक एसिड है ये अपना H पॉजिटिव दे देगा जी किसे, वाटर को. तो ये क्या बन जाएगा जी, H3O पॉजिटिव और साथ में आपके पास A नेगेटिव बन जाएगा. ठीक है, अब H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी कहते हैं. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा. H पॉजिटिव, इसे आप दो नाम देते हैं, आप इसे हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं और इसे आप प्रोटॉन भी कहते हैं. क्यों, ज़रा हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर देखिए.
हाइड्रोजन एटम के सेंटर में ना एक न्यूक्लियस में ना एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, और बाहर शेल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो H पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब ये H पॉजिटिव जो है इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, या सिंपली एक प्रोटॉन ही H पॉजिटिव है। इसलिए जहाँ पे भी आपने H पॉजिटिव लिखना होता है वहाँ पे प्रोटॉन लिखना होता है, वहाँ पे H पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा जी कि ये मोनोप्रोटिक एसिड है। मोनोप्रोटिक एसिड वो एसिड जो एक प्रोटॉन देंगे। अगर मैं कहता डाइप्रोटिक एसिड तो इसका मतलब दो प्रोटॉन देते, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं कहता ट्राइप्रोटिक एसिड जो तीन प्रोटॉन देते, ठीक है, जैसे फास्फोरिक एसिड H3PO3 तीन प्रोटॉन देते, ट्राइप्रोटिक एसिड थे। खैर, अब इस इक्वेशन के लिए अगर हम केसी इंप्रेशन लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं जी कि केसी आपके पास इक्वल हो जाएगा जी किसके, केसी हमारे पास इक्वल होगा प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स आपके पास क्या हैं, H3O पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। ठीक है, और जो रिएक्टेंट्स हैं दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ HA। ले जी, यहाँ तक बड़ी सिंपल सी बातें थी अभी तक। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि एज वाटर इज इन लार्ज एक्सेस, वाटर बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो कांस्टेंट रहती है। सो इट्स कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब कि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और केसी भी क्या है, कांस्टेंट है। अब आप कांस्टेंट्स को ना इक्वेशन के एक तरफ कर देंगे। वाटर की कंसंट्रेशन इसलिए कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इसकी आयनाइजेशन बहुत कम होगी, मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा जी केसी। मैंने यहाँ पे बोर्ड को डिवाइड करता हूँ टू हाफ्स में, और एक तरफ हम के ए के लिए डिस्कशन लेकर चलेंगे और एक तरफ के बी के लिए ले जी। इस तरफ हम के ए की डिस्कशन लेकर चल रहे हैं जी। ले जी, अब ये वाटर की कंसंट्रेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे केसी से तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी केसी, और ये सारा इक्वल होगा केसी इंटू H2O, और ये इक्वल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, जिसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, और इसी तरह नीचे जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी एसिड की HA। मैं इसे लिख देता हूँ जी कि H और A। अब आप कहेंगे सर आपने H3O पॉजिटिव को H पॉजिटिव के इक्वल क्यों किया। देखिए आपके पास ना H3O पॉजिटिव में क्या क्या है ज़रा देख लीजिए। अगर हम लिखें ना H3O पॉजिटिव तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक इसमें वाटर आ जाता है और एक इसमें H पॉजिटिव आ जाते हैं। वाटर को ऑलरेडी हम कांस्टेंट कह चुके हैं, वाटर की कंसंट्रेशन को, तो इसका मतलब इसमें फिर आपके पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ही बचेगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव ये इक्वल होती है या इक्वलेंट होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव के। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन बन गई ना, यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने Kc इंटू H2O को नाम दिया था Kw का, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आयनाइजेशन किसकी हो रही थी, वाटर की। इस टॉपिक में या यहाँ पर आयनाइजेशन किसकी हो रही है, वाटर की या एसिड की, जी एसिड की आयनाइजेशन हो रही है। तो जिस स्पीशी की आयनाइजेशन होगी आप उस स्पीशी के लिए कांस्टेंट लिखेंगे।
तो एसिड की आयनाइजेशन हो रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे के एसिड यानी कि के ए। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे पास इक्वल आ जाएगी जी किसके, के ए, और ये इक्वल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड HA। अब स्टूडेंट्स यहां से ना दो बातें हैं। अब इस इक्वेशन को देखते हुए अगर आपने के ए मालूम करना है, ठीक है, अगर आपने के ए मालूम करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू कैलकुलेट के ए। अगर आपने के ए मालूम करना है तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, या मैं इस तरह लिख देता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, या अगर आपको pH मालूम है तब भी बात वही है। दूसरे नंबर पे आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पता होनी चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यानी कि आपको HA पता होना चाहिए, ठीक है। और इस इक्वेशन से आप HA भी मालूम कर सकते हैं। पहली बात तो ये थी। दूसरे नंबर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर आपने HA मालूम करना है तो मैं लिखूँगा टू कैलकुलेट HA। अगर आपने HA मालूम करना है तो HA मालूम करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ कंसंट्रेशन ऑफ HA। आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने इसके लिए लिखा कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव या pH पता होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपको Ka मालूम होना चाहिए। तो आप बड़ा इजीली इस इक्वेशन से ना आप HA की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने करना क्या है, अब वापस आते हैं इस इक्वेशन को। देखिएगा जी ज़रा, इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि Ka, ज़रा ऊपर आप लोगों ने देखना है, ऊपर हमारे पास लिखे हैं जी प्रोडक्ट्स और नीचे लिखा हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह लिखूंगा कि Ka ये इक्वल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब प्रोडक्ट में आपके पास H पॉजिटिव मौजूद है। ज़रा इस इक्वेशन में आ जाएं तो प्रोडक्ट में आपके पास H3O पॉजिटिव या आप H पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ज़रा सारी कड़ियों को ना मिलाते जाएं, अब देखिएगा ज़रा, Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि Ka आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास H पॉजिटिव मौजूद है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि H पॉजिटिव मौजूद है प्रोडक्ट्स में। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट में H पॉजिटिव होंगे, और जितना ज़्यादा कोई एसिड H पॉजिटिव देगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी Ka वैल्यू जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें जो है वो Ka वैल्यू मालूम हम कर सकते हैं कब, अगर हमारे पास H पॉजिटिव और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो मौजूद हों। अब ना हम एक ज़रा एग्जाम्पल को देखते हैं। एक तरफ हम एसिड लिख लेते हैं, ठीक है, और एक तरफ ना हम उस एसिड की Ka वैल्यू लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास तीन एसिड हैं, एक KCl है, HCl है, इसी तरह HNO3 है और एसिडिक एसिड है। ज़रा इन तीनों एसिड्स की वैल्यू को हम लिख लेते हैं, HCl, HNO3 और ना थर्ड एसिड है एसिटिक एसिड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एसिटिक एसिड।
HCl की जो वैल्यू है ना Ka वैल्यू वो है 10⁻⁷, HNO3 के लिए 10⁻3 और ये जो आती है ना ये 10⁻⁻7 में शायद एसिटिक एसिड की वैल्यू आती है जी, बिल्कुल 10⁻⁵ में। तो ज़रा आप Ka वैल्यू को देखते हुए बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है? जी हाँ, हम बड़ा इजीली बता सकते हैं कि HCl की Ka वैल्यू सबसे ज़्यादा है। HCl इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दीज थ्री। उसके बाद HNO3 स्ट्रोंगर है, वीक नहीं स्ट्रोंगर है, HCl से कम स्ट्रॉन्ग है। जो एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड है। किस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे, किसको हम वीक कहेंगे, कैसे हमें Ka वैल्यू देख के पता चलेगा, ये लास्ट में हम इन चीज़ों की तरफ भी आएंगे। लेकिन उससे पहले ना अब ज़रा हम Kb की तरफ आ जाते हैं। लें जी, Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड में हमने कहा जी कि ये मेजरमेंट है किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की। उसके बाद इसकी डेरिवेशन हमने की, डेरिवेशन करते करते हम इक्वेशन तक आए और इक्वेशन से हमने बताया कि हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इस सारी डिस्कशन को ना आगे Kb के लिए लेकर चलेंगे। तो Kb की अगर हम बात करें तो Kb क्या है, आपने बताना है कि क्वांटिटेटिव मेजर है किसका, क्वांटिटेटिव मेजर है ये ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस, किसी भी बेस की स्ट्रेंथ का ये क्वांटिटेटिव मेजर है। दूसरे नंबर पे सेम बात, अगर Kb ज़्यादा होगा तो बेस की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, तो Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बेस, कि जो Kb है वो किसी भी बेस की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने डेरिवेशन लिखनी है जी Kb के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी डेरिवेशन ऑफ Kb, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले लिखा। आप इसी तरह से आप बेस के लिए जो है ना वो एक इक्वेशन लिखेंगे। तो बेस के लिए बेटे मैं कुछ इस तरह लिखूँगा कि लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई बेस है और सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिस है क्या। एसिड और बेसिस को डिफ़ाइन करने के ना टोटल कोई 6 से 7 थ्योरीज हैं जिनमें एसिड बेसिस को डिफ़ाइन किया जाता है, जिसमें आर्हेनियस आ जाता है, लीविस आ जाता है, लोरी ब्रोंसिड आ जाते हैं, यूजेनोविच आ जाते हैं। ठीक है ना, ये कुछ थ्योरीज हैं। लेकिन इनमें से ना अगर हम लोरी ब्रोंसिड की बात करें तो ब्रोंसिड लोरी कहते हैं जी कि बेस हर वो स्पीशी जो लोन पेयर दे, यानी कि लोन पेयर की डोनर होगी, वो क्या है, बेस है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो आपके पास बेस है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, नेक्स्ट जो बेस के लिए मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, लेट्स सपोज कि ये कोई बेस है जिसके पास लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, वाटर H2O। अब एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं कि आपके पास क्या बन जाएगा, BH पॉजिटिव, अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को दिया और साथ में OH नेगेटिव, यानी कि अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है। अब आपने करना क्या है, आपने बिल्कुल Kc की इक्वेशन बनानी है। इसके लिए भी तो हम लिखेंगे जी क्या कि Kc आपके पास इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा जी, प्रोडक्ट्स BH की कंसंट्रेशन और साथ में कंसंट्रेशन आप लिखेंगे जी किसकी, OH की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस, और साथ में आप क्या लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, सॉरी वाटर। वाटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो Kc इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और उसके बाद आप लिखेंगे जी क्या, BH, और साथ में क्या आ जाएगा जी, OH, और इसी तरह से हम लिखेंगे जी क्या, K कंसंट्रेशन ऑफ B, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B जी। इस अगर वाटर आपके पास लार्ज असेस में मौजूद है तो क्या होगा, तो आपने बताना है
कि वाटर फिर आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट को आपने एक तरफ ले आए हैं, ठीक है। ये सारे डिस्कशन के बाद अब ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं बेस के लिए, तो ओबियसली फिर ये जो कांस्टेंट है ये किसके लिए बनेगा, बेस के लिए बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि के बी आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ बी एच और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच और डिवाइडेड बाय क्या जी, कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, आप OH आयंस अगर आपको पता हो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस पता हो, तो आप Kb मालूम कर सकते हैं। और अगर आपने OH मालूम करना है तो आपको Kb और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस पता हो, तो आप बड़ा इजीली Kb जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब दोबारा से बात वही आ जाती है कि Kb इज़ आल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या मौजूद है, OH, कंसंट्रेशन ऑफ OH, ठीक है ना। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में आपके पास OH आयन जो है वो मौजूद हैं। तो इसका मतलब कि जितने ज़्यादा OH आयन मिलेंगे बेस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Kb इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतनी ही जो है वो बेस आपके पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो बड़ी सिंपल जो थी ना वो डिस्कशन थी कि एसिड क्या है, बेस क्या है। अब दो बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड कितना वीक है, ठीक है। अब ये ज़रा थोड़ी सी आपने डिस्कशन देखनी इसमें कि मैं एसिड के लिए लिख रहा हूँ। पहले यहाँ तक मैं अपना K और Kb की बातें कंप्लीट कर चुका हूँ। अब जो नई डिस्कशन है मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ एसिड के लिए, कि एसिड की स्ट्रेंथ हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। या एसिड का जो भी हम पोर्शन लिख रहे हैं वापस उसे एसिड वाली साइड पे ही लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए बातें आसान रहें। तो Ka वाली साइड पे मैं नेक्स्ट जो आगे डिस्कशन लिखने जा रहा हूँ दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ जी मैं यहाँ पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि HCl स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और HNO3 इस तरह स्ट्रॉन्ग है। अब हमने देखना है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। तो इसके लिए ना हम कुछ बातें याद रखेंगे कि अगर आपके पास इफ़ Ka ये क्या होगा, लेस देन 10⁻⁻3, अगर 10⁻⁻3 से कम होगा तो जो एसिड है वो आपके पास क्या होगा, वीक होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि वीक एसिड, ठीक है। इसी तरह अगर Ka जो है वो कितना है, Ka इज़ इक्वल टू 1/10⁻⁻3, इनके दरमियान अगर Ka की वैल्यू आती है तो एसिड आपके पास क्या होगा, मॉडरेट एसिड होगा, यानी कि ना तो वो इतना वीक है ना ही इतना स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, कि एसिड मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर Ka की वैल्यू Ka ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इसका मतलब कि जो एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब यही डिस्कशन हमने Kb के लिए भी लिखनी है।
तो स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिएगा, इसमें भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर चीज़ जो जो हमने डिस्कशन की वो सारी पैरेलल चल रही है। इसमें आप बताएंगे कि इफ़ के बी, पहले नंबर पे अगर के बी ये स्मॉलर देन 10⁻³ आती है तो बेस क्या होगी आपने बताना है, ठीक है। इसी तरह के बी अगर इक्वल आता है 1 से 10⁻³ के दरमियान तो बेस क्या होगी ये भी आपने बताना है। और अगर के बी की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 1 तो बेस क्या होगी, तब भी ये आपने बताना है। ये आपके लिए थोड़ा सा काम है, ठीक है। तो इस तरह के ए और के बी की वैल्यूज़ को देखते हुए ना हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब ना बात फिर वहीं पे आ जाती है कि 2-3 तरह से ना हम वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा भी है, इसे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। लेकिन इसमें ना हमारे लिए सॉल्यूशन बड़े मुश्किल हो जाते हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम चीज़ों के ना सॉल्यूशन देख सकें, हम इन वैल्यूज़ को पुट करें, रिजल्ट्स लें और इनकी ट्रांसलेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो जाती है। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम ये जो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ आ रही हैं, हम क्यों ना इन्हें कुछ ऐसी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करें जहाँ पे हमारे लिए समझना भी आसान हो, कैलकुलेशंस भी हमारे लिए क्या हो जाएं, आसान हो जाएं। तो इस सारे काम के लिए हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। बहुत छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए ना हम उसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव लॉग ही लेंगे, ठीक है। मैं एसिड की तरफ आ रहा हूँ। एसिड की वैल्यू के लिए ना हम pKa लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ pKa। pKa क्या है आपने लिख देना है यहाँ पे, बड़ा सिंपल, कि ये नेगेटिव लॉग है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। इसे आप pKa कहेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि अगर आपके पास Ka है, आपने इसका नेगेटिव लॉग ले लिया तो ये सारा अब आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, pKa के, ठीक है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा हमें ये होता है कि हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को ना बहुत छोटी वाली वैल्यूज़ को हम बड़ी वैल्यूज़ में ना कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास 3 एसिड हैं। ये pKa का फ़ायदा क्या है मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। लेट्स से हमारे पास एसिड्स हैं 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एसिड है A, एक एसिड है B और एक एसिड है C, ठीक है। और इसी तरह उनकी जो pKa वैल्यू है, लेट्स सपोज A की वैल्यू है 2, B की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू है 5। अब आपने एक बात याद रखनी है कि pKa इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। अगर Ka ज़्यादा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो Ka ज़्यादा है, तो pKa फिर क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर वो एसिड जिसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो बड़ा इजीली आप कहेंगे सर A इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, B इज़ स्ट्रॉन्गर और इन तीनों में से C इज़ वीक एसिड। डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि A B से कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, A B से कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो आपने करना क्या है, आपने इनकी ना pKa का डिफरेंस ले लेना है। जो भी आंसर आएगा आपने 1 लिख के उस आंसर के साथ उतने ज़ीरो लगा देने हैं, यानी कि 1 लिख के जो आंसर आया उतने ज़ीरो आपने 1 के साथ लिख देने हैं, वो इतने टाइम स्ट्रॉन्गर होगा। मैं अपनी बात क्या करना चाह रहा हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल A B से स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है कितने टाइम स्ट्रॉन्ग है। मैं इनकी pKa का डिफरेंस लेता हूँ A और B का, दोनों का डिफरेंस क्या आता है 1। तो मैं 1 लिख के ना
1 आप हमेशा लिखेंगे, जो डिफरेंस आया उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे ना 1 0 लगा देता हूँ। इसका मतलब ए एंड बी के दरमियान अगर कंपैरिजन देखा जाए तो ए जो है वो स्ट्रोंगर है बी से, लेकिन कितना 10 टाइम्स। अगर मैं कहता हूँ ए और सी के बारे में बताइए, तो ए और सी में आप डिफरेंस देखेंगे 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप 1 लिख के जितना डिफरेंस आ रहा है उतने ज़ीरोज़ लगा दीजिए, 3 ज़ीरोज़। इसका मतलब ए और सी, यानी कि ए जो है वो सी से 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, ए बी से 10 टाइम्स, ए सी से 1000 टाइम। अगर मैं बी और सी पूछूं, दोनों का डिफरेंस लीजिए, 1 लिख के जो डिफरेंस है उतने ज़ीरोज़ लगा दिए, उतने गुना ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो पी के ए वैल्यूज़ को देखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एसिड किसी दूसरे एसिड से कितने टाइम्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह बेटे आपने पी के बी के लिए भी बता देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पी के बी क्या है। आपने बताना है कि ये नेगेटिव लॉग है किसका जी, के बी का, ठीक है। यानी कि नेगेटिव लॉग अगर आप लेते हैं कांस्टेंट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस का, तो ये सारा इक्वल होगा जी पी के बी का। सिमिलर डिस्कशन जो हमने यहाँ पे की, सिमिलर डिस्कशन यहाँ पे होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसपे हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेसिस को डिस्कस किया। ये जो टॉपिक्स हैं ना, हम ये जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हुए हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत ब्रीफ आगे डिस्कशन नहीं की, तो लेकिन आपने इसे थॉरोली बुक से पढ़ना है और याद करने के लिए आपने यूनिक नोट्स को फॉलो करना है। और इसी तरह आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किस तरह लिखेंगे एग्जाम में, उसके लिए भी आपने यूनिक नोट्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।